Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I'm your physics expert. And I welcome you back to this last topic, your last chapter of this mechanics series. And the chapter is gravitation. बाकी and I hope कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, we have covered 3 chapters in this mechanics series, that is laws of motion, work by energy and rotational motion. So in case you have missed those 3 chapters, you can visit our channel. The description is given below in the description box and you can watch all the corresponding lectures of those given chapters. अभी हमने सिर्फ उसके थ्योरी कंटेंट को ही कवर किया है. We haven't taken up any part of numerical. So the plan is that कि जैसे ही हमारा ग्रेविटेशन की थ्योरी खत्म होती है, then we will jump on to the numerical part. हम उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो बेसिक स्कूल लेवल के हों, जेई मेन लेवल के हों, नीट लेवल के हों या इवन आपके एडवांस लेवल के हो. तो हम उसको स्टेप बाय करके हम आपको हर तरह के सवाल आपको डिस्कस करेंगे. जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपको हर तरह के सवाल करके दिखाएंगे. बाकी आपके ऊपर फिर बनता है कि आप और प्रैक्टिस करें. एंड इन दैट केस इफ यू हैव एनी डाउट या आपको सॉल्व करते हुए कभी डाउट आपको आता है, you can send your doubts in the given below email and within 48 hours we will try to solve your problem. तो आपको email नीचे आपको दिया हुआ है, on that email you can send your doubts to us और हम उस doubts को cater करने की पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ. So starting with chapter gravitation and the first was your universal law of gravitation. इसमें ये state किया, suppose you have two masses, one is m1 and the other mass is m2 and these two masses are separated by a finite distance of r. इनके बीच का जो finite distance है वो कुछ r है. Now masses have the property to attract each other. मतलब क्या है कि जो body 1 है उसकी tendency 2 को अपने तरफ attract करने की होगी. That means force acting on 2 due to 1 will act in the left hand direction. Similarly, body 2 has a tendency to attract body 1 towards itself. So this is the force acting on 1 due to 2. तो F12 का मतलब क्या है? It is the force acting on 1 due to 2. That means this mass 2 is attracting this mass 1 towards itself. Similarly, mass 1 is attracting mass 2 towards itself, F21. तो न्यूटन ने ये बोला कि जो भी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. एंड ऑन रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी गॉट अ कांस्टेंट g, तो g m1 m2 by r square. So this was the force या magnitude of force of attraction between the two masses which are separated by a finite distance r. अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि जो हमारा force of gravitation है, जो ये mod f है, mod f पहली बात तो conservative force है, मतलब ये एक constant force है. दूसरी बात, ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है जो दोनों के सेंटर से पास होती हुई जा रही है आपकी, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स. और तीसरा ये है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है. 1/r स्क्वायर से ये प्रोपोर्शनल है ये. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब जो इसका वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है. दूसरा ये एक सेंट्रल फोर्स है. तीसरा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ये. अब इसमें हम बात करते हैं, अगर हम इसी फिगर को देखें यहाँ पे हम यू कैन इजिली सी दैट अ फोर्स को अगर हम लिखें वेक्टर फॉर्म में, now suppose if we express this thing in vector form,
तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में यू नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैं F12 का वेक्टर फॉर्म लिखूं तो क्या बन जाएगा, F12 का मॉड और उसका एक डायरेक्शन वेक्टर। अब ये R12 कैप कहां जाएगा, जो आपका R12 कैप है वो ये जा रहा है आपका, दिस इज योर R12 कैप। एंड सिमिलरली इफ यू राइट F21 will be mod of F21 और R21 कैप। ये R21 कैप कहां जाएगा आपका, R21 कैप आपका ये जाएगा आपका। And easily from the figure you can see that R12 cap and R21 cap are anti-parallel to each other. So we can write R12 cap is equal to minus of R21 cap. Now since these two have same magnitude, मतलब जो F12 है is same as F21 और इसकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं G M1 M2 by R स्क्वायर। तो अगर दोनों के पोजीशन वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, अगर ये इसके ऑपोजिट है तो ये फोर्स भी इसके ऑपोजिट होगा। और यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं F12 and F21 are opposite to each other. Therefore we can write, therefore F12 is equal to minus of F21। तो क्या बन जाएगा, F12 plus F21 will be equal to 0। अगर हम इसको पूरा एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम में क्या है, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिस्टम में दो ही फोर्स है, F12 और F21, और इनका वेक्टर सम 0 आ रहा है, मतलब नेट फोर्स आपका 0 है। एंड एज पर सेकेंड लॉ व्हाट इज नेट फोर्स, mass into acceleration, therefore acceleration of the system is 0। और इसको देखिए F12 is negative of minus F21, ये क्या है बेसिकली आपका, दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जितने फोर्स से बॉडी 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से बॉडी 2 1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि आप देख सकते हो जितने फोर्स से 1 को 2 अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से 2 को 1 अट्रैक्ट कर रहा है, बट दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे on added up together they nullify each other, hence these two bodies are not in acceleration with respect to each other। ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। और यहां से हमने क्या समझा कि दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे आपका सिस्टम क्या है, इट इज इन बैलेंस्ड स्टेट। आपका सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में है, तो क्या हुआ, आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 आ गया है। तो ये तो बात हुई सिंपली एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब जो इसका एप्लीकेशन है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ लिखेंगे, प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, हम अभी कई बार पढ़ेंगे। अभी हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, इसको अभी हम आगे जाके जब हम चैप्टर वेव पढ़ेंगे हम इसको वेव में पढ़ेंगे, एसएचएम में भी पढ़ेंगे, अगले साल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे और इसको हम लोग लाइट में भी पढ़ेंगे। सो दिस प्रिंसिपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसका क्या मतलब होता है। नाउ सपोज इन द स्पेस देयर आर n नंबर ऑफ मासेस, ये m1 है, इससे कुछ दूरी पे एक मास m2 है, यहाँ पे m3 है, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ मासेस हैं और यहाँ पे आपका nth मास है। तो सपोज इसकी बीच की दूरी r12 है, r12 वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर r13 हो गया और ये r
1n हो गया। अब क्या होगा, 2 1 को ट्रैक कर रहा होगा, सो F12। चाहो तो एक काम करो, यहाँ पे हम कैप वेक्टर करते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए ना, यहाँ पे हमें इसको हम कैप कर लेते हैं। और जो फोर्सेस होंगी, दिस इज द फोर्स exerted on 1 by 2, force exerted on 1 by 3, and force exerted on 1 by n. Now what does principle of superposition states? It states that, जैसे हम यहाँ पे body 1 की बात कर रहे हैं, the net force acting on any one of the mass in n mass system. तो यहाँ पे क्या है, there are n number of masses, m1 m2 m3 up to so on, mn तक है यहाँ पे। तो हमने किसी एक मास को सेलेक्ट किया और उस पे हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो सपोज हमने मास 1 को सेलेक्ट किया, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास 1 इन दिस एग्जांपल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास 1 बाय द अदर गिवन मासेस। अगर हमको F2 का निकालना होता तो F2 क्या बन जाता, 2 का 1 पे, 2 का 3 पे, अप टू 2 का n पे। ऐसे अगर आपको कुछ और निकालने होते तो आप उसको एक करके निकालते आते। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, आपको उस n नंबर ऑफ मास सिस्टम में अगर नेट फोर्स निकालना है किसी एक मास का, तो उस पे लगने वाले हर इंडिविजुअल फोर्स को निकालिए, उसका वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका नेट फोर्स मिल जाएगा आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको F1 का लिख के दिखाऊं एक्सप्रेशन, तो F12 की वैल्यू क्या होगी, G m1 m2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर, तो R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, R12 कैप। F13 क्या बन जाएगा, G m1 m3 बाय R13 का स्क्वायर और R13 कैप। ये क्या बन जाएगा, G m1 mn बाय R1n स्क्वायर R1n कैप। तो अगर आप देखिए हर टर्म में आपका जो G m1 है वो कॉमन है, अंदर क्या बन जाएगा, m2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, m3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, mn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में डाल दूं तो सिग्मा i इज इक्वल टू, आप स्टार्ट होगा 2 से, देखो ना 2 है, फिर 3 है, फिर 4 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 n होगा, तो आपका i 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अंदर क्या बन जाएगा, mi r1i स्क्वायर r1i कैप। सो दिस इज द compressed form of the net force acting on mass 1 by all the other masses present in the space. So basically अगर मैं conclude करूं, what is your principle of superposition? It gives you the net force acting on any one of the mass in the space, और net force क्या होगा, it is the vector sum of all the individual forces acting on mass 1। हमने मास 1 यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिया, आप चाहो तो मास 2 ले लो, मास 3 ले लो, मास 4 ले लो, कोई भी मास ले लो आप। तो हमने यहाँ पे मास 1 को लेके अपने इस प्रिंसिपल को समझाया है। तो मैं काम करता हूं, मैं एक सवाल लेके आपको समझाता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा एक ट्राइंगल है, ये सपोज मेरे पास एक यहाँ पे एक, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, एंड
let there be a mass 1 kg place over here. ये इसको वैल्यूज में हम सिंपली वेरिएबल फॉर्म में लेते हैं. यहाँ पे मान लीजिए m है, यहाँ पे मान लो 2m है और यहाँ मान लो 4m है. एंड लेट द साइड लेंथ्स बी इक्वल. a डिस्टेंस है, यहाँ पे दिखने में लगेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बट लेट अस अज्यूम दैट द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. Now it is said that find the net force on M. अब हम बनाते हैं वेक्टर. तो जो 2m का वेक्टर है, जो 2m का मास है, वो m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो एक फोर्स आपका ये एक्ट करेगा. आपका इसको थोड़ा ब्रॉड बनाता हूं. आपका एक फोर्स ये होगा. इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B. दूसरा फोर्स क्या होगा? 4m भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. आपका एक फोर्स आपका ये बन जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू C. अब आइए इनके हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड. सो मॉड ऑफ FAB क्या बन जाएगा? G m1 m2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर. तो ये कितना बन गया? ये 2gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर. इसको हम x मान लेते हैं. मॉड ऑफ FAC कितना आएगा? G m1 m2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर. तो ये कितना बन जाएगा? 4gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, या इसको ऐसे करते हैं 2 इंटू 2gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर. तो इसको हम 2x अज्यूम कर लेते हैं. और इनके बीच का एंगल कितना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा. सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ, दो वेक्टर दिए हैं A और B, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो मॉड ऑफ FA क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? cos 60 इज 1/2. तो देखो ये वैल्यू आपकी आएगी 1/2. तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? यहाँ पे इससे बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 7x स्क्वायर, दैट इज x रूट 7. और हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? 2 रूट 7 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर. This is the net force acting on body A due to the other two masses present in the system. लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या आया है? सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड आया है. हमको डायरेक्शन भी निकालना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे क्या होगा? आप जब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम पूरा करोगे, तो अगर मैं इसको यहाँ से एंगल पर रब करूँ जरा मैं, तो जो आपका रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आपका. ये दिस विल बी योर रिजल्टेंट. ये आपका FA है आपका ये. अब इसका निकालना है डायरेक्शन. डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इट वाज tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. a हमारा x है, b हमारा 2x है. तो 2x sin 60 अपॉन x प्लस 2x cos 60. और हम नीचे से भी x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 cos 60. तो x और x कैंसिल हो गया. 2 sin 60 इज रूट 3/2. नीचे क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 cos 60 इज हाफ. तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ऊपर बन गया रूट 3. नीचे क्या बन जाएगा? ये बन गया 1, तो 1 प्लस 1 2 बन गया. तो tan अल्फा आपका आ गया रूट 3/2 और एंगल इज tan इनवर्स रूट 3/2. इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया तो आपको एक एंगल मिल जाएगा आपको.
और ये एंगल जब यहाँ मार्क करोगे, ये एंगल आपका, ये एंगल अल्फा, ये दिस एंगल इज अल्फा. So this was the method of how to apply your principle of superposition to any given system of masses. अब जब हम आगे सवाल करेंगे तो उसमें हमारा स्क्वायर कभी आ जाएगा, कभी हेक्सागन भी हो जाएगा. तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत बेसिक सा फिगर लिया है ट्रायंगल वाला, उसके थ्रू मैंने आपको समझाया है कि हाउ टू अप्रोच विथ योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बहुत आसान तरीका है. जिस पे हमको फोर्स निकालना है उस पे आप सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए. जैसे यहाँ पे ए को बी और सी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर बना लिए. फिर उसके बाद वी हैव यूज्ड अवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट व्हिच इज मेकिंग विद आइदर एफ ए बी और एफ ए सी. तो बेसिकली इस चैप्टर के आपको वेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो उसको फिर से पढ़ डालिए, क्योंकि अगर वेक्टर मजबूत नहीं है तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के सवाल करने में आपको खासा दिक्कत आएगी आपको. सो इट इज एडवाइजेबल. सो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ वेक्टर्स, उसको पढ़ डालिए. काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा काम आएगी आपको, अगर आपको आगे इंजीनियरिंग भी परस्यू करनी है आपको. So this was this lecture was all about your universal law of gravitation and principle of superposition. And I hope आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. And rest we have a very important thing to announce to you. Maybe आपके कोई छोटे भाई बहन हो या आपके कोई दोस्त हो जो उनके कुछ जानने वाले हो, या आपके कुछ हो आसपास जो बच्चे 9-10 पे हैं, एंड खासकर 10th के बच्चे जो NTSC देने वाले हैं. From 23rd of November, this 23rd, coming 23rd, 2020, we are going to launch a crash series for NTSC 2020, which is going to be held on 13th of December 2020. तो आप इस बात को उनमें स्प्रेड कर दिए, फैला दीजिए कि हम उसमें बहुत कंसाइज सीरीज लेके आ रहे हैं. उसमें हम पढ़ाएंगे टॉपिक, बट वी विल कवर अप दोज टॉपिक्स थ्रू हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. हम प्रीवियस से सवाल करेंगे आपको, और कुछ सवाल और भी हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे. एंड वी विल कवर अप अ सीरीज बोथ ऑन योर मैट पेपर एंड सैट पेपर. सो प्लीज डू फॉरवर्ड दिस मैसेज टू ऑल योर नोइंग्स, जिनको जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं, कि 23rd of November 2020 को वी आर लॉन्चिंग द NTSC सीरीज, एंड द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेज 1 इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 13th of December 2020. रेस्ट, ये हमारा ग्रेविटेशन इस मैकेनिक सीरीज का लास्ट लेक्चर, सॉरी मैकेनिक सीरीज का लास्ट चैप्टर है. और जो हमारा पहला लेक्चर आज गया है इसका, दैट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ g. सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर IIT JEE and NEET dreams. Thank you very much.